ब्रिलियंट एजुकेशन टेक की तरफ से। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, हाजिर हों। तो स्टूडेंट, आज जो है हम अपना यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट का जो चैप्टर है, जो यूनिट है, उसको स्टार्ट करेंगे। तो ये जो है हमारी पहली वीडियो होगी क्लास 9 न्यू फिजिक्स बुक पर। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्द से जल्द जो है वो क्लास 9 की न्यू फिजिक्स की बुक जो है वो कंप्लीट करा दूं। तो आने वाले वक्तों में मैं इस पर जो है वो वीडियोस अपलोड करता रहूंगा। तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो आज जो है हम अपना टॉपिक 1.1 यानी इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ेंगे। तो फिजिक्स क्या होती है और ये जो है वो किस तरह से रिलेट करती है हमारी लाइफ में, तो इस बारे में जो है हम जानेंगे। तो स्टूडेंट, आपको जो है मैं इंडिकेट कर दूंगा कि मैं जो है वो कहां पर पढ़ रहा हूं। जो है वो ब्लू कलर की लाइन जो है वो नजर आ रही होगी जहां पर जो है मैं पढ़ रहा हूंगा, यानी जहां पर जो है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूंगा वहां पर जो है मैं ब्लू लाइन से आपको इंडिकेट कर दूंगा। तो हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। तो फिजिक्स जो है वो क्या है? देखिए, फिजिक्स जो है वो साइंस की सबसे पुरानी ब्रांच है, यानी ये जो है एक काफी पुरानी ब्रांच है जिसके अंदर जो है हम मोशन को स्टडी करते हैं और मुख्तलिफ चीजों को जो है वो स्टडी करते हैं। और इस चीज को भी स्टडी करते हैं कि एनर्जी जो है वो किस तरह से मास में कन्वर्ट होती है और किस तरह से मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अच्छा, फिजिक्स में जो है हम माइक्रो लेवल पे स्टडी नहीं बल्कि मैक्रो लेवल पे भी स्टडी करते हैं, यानी ये ऐसी ब्रांच है जिसमें हम माइक्रो लेवल और मैक्रो लेवल दोनों पे स्टडी करते हैं। अब आपके दिमाग में यहां पर ये सवाल उठेगा कि माइक्रो लेवल क्या होता है और मैक्रो लेवल क्या होता है। देखिए, माइक्रो लेवल वो होता है जिन चीजों को हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, तो उन चीजों को जो है वो माइक्रो लेवल पे स्टडी करना कहते हैं। यानी जिन चीजों को हम माइक्रोस्कोप के बगैर नहीं देख सकते, अगर हम उनके ऊपर स्टडी करें तो ये जो है वो माइक्रो लेवल में जाती है। अच्छा, जिन चीजों को हम बगैर माइक्रोस्कोप के जरिए देख सकते हैं, यानी सिर्फ खाली अपनी आंख से देख सकते हैं, तो इसे जो है वो मैक्रो लेवल पे स्टडी कहा जाता है। तो हमारे पास जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें जो है वो माइक्रो लेवल पे स्टडी की जाती है, और जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स है, यानी जो हमारे पास 90s से पहले की फिजिक्स है, उसमें जो है वो मैक्रो लेवल पे स्टडी की जाती थी। तो फिजिक्स जो है वो बहुत ही पुरानी ब्रांच है और इसमें जो है वो मुख्तलिफ चीजों को स्टडी किया जाता है और मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक चीज को जरूर याद रखिएगा कि फिजिक्स जो है वो बहुत ही पुरानी ब्रांच है साइंस की, और इसे जो है वो मदर ब्रांच भी कहा जाता है साइंस की। यानी ये इतनी ज्यादा पुरानी ब्रांच है कि इसे जो है वो साइंस की जो है वो मदर कहा जाता है, यानी माँ कहा जाता है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो नीले में जो डेफिनेशन दी हुई है, यानी ब्लू स्पॉट में जो डेफिनेशन दी हुई है, वो दी हुई है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व द नेचर, रिप्रेजेंट इट मैथमेटिकली एंड कंक्लूड विद द एक्सपेरिमेंट। तो यहाँ पर सीधी सी बात की जा रही है कि फिजिक्स जो है वो हमारे पास साइंस की ब्रांच है, और इसमें जो है हम नेचर में जो चीजें मौजूद हैं, जो मोशन हो रहे हैं या जो एनर्जी मास में कन्वर्ट हो रही है, मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसको देखते हैं और उसको जो है वो स्टडी करते हैं और फिर मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि आइंस्टाइन का फॉर्मूला है E=mc²। तो ये जो है वो एक बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है जिससे जो है हम स्टडी कर सकते हैं कि कितना मास जो है वो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ है और कितनी एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो रही है। तो सिंपल डेफिनेशन है कि इसमें जो है हम नेचर में जो चीजें मौजूद हैं उसको देखते हैं और फिर उसको जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जैसे फोर्स का फॉर्मूला हो गया F=ma, तो इसी तरह से जो है वो मुख्तलिफ चीजें इसमें जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, यहां पर एक बात आप याद रखिएगा कि फिजिक्स में जो है हमारे पास मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, तो जिसको जो है हम नीचे स्टडी करेंगे। तो अब जो है वो यहां पर बात कर लेते हैं कि फिजिक्स जो है वो किस तरह से जो है वो डील करती है चीजों के साथ। तो स्टूडेंट, यहां पर जो है आपको कहा जा रहा है कि फिजिक्स में आपके पास, यानी जो फिजिक्स है, इसमें जो है हम मैटर के बारे में भी स्टडी करते हैं, यानी मैटर के ऊपर जो है और एनर्जी के ऊपर जो है वो स्टडी करते हैं। और स्टूडेंट, फिजिक्स में ही हम ये भी देखते हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है। यानी आपको पता है कि एटम के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस होता है और उसके अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन होते हैं।
तो किस तरह से जो है वो एटम का स्ट्रक्चर होता है, तो ये भी जो है हम फिजिक्स में ही देखते हैं। और जो मोशन हो रहा होती है और जो मोशन हो रही होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको भी जो है हम फिजिक्स में ही स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स की जो खूबसूरती है, यानी फिजिक्स जो है वो चंद लॉज पे डिपेंड करती है। यानी फिजिक्स के अंदर मुख्तलिफ लॉज मौजूद हैं, जैसे कि न्यूटन के लॉ हो गए, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। और इसी तरह से मैक्स के जो लॉ है, यानी जो हमारे पास प्लंक्स का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो, और मुख्तलिफ जो लॉज मौजूद हैं, ये जो है वो फिजिक्स की खूबसूरती में और इजाफा कर देते हैं। और ये जो है वो फिजिक्स के लिए बुनियादी चीजें हैं, यानी फिजिक्स में जो है वो बुनियादी चीजें हैं। अच्छा, फिजिक्स में हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ चीजें होती है, यानी फिजिक्स के अंदर जो है हमारे पास कैटेगरीज भी होती है साइंटिस्ट की। अब आगे जो है आपको साइंटिस्ट के बारे में बताया जा रहा है, यानी वो साइंटिस्ट जो कि फिजिक्स के बारे में स्टडी करते हैं और फिजिक्स से जो चीजें रिलेट करती हैं उसको स्टडी करते हैं, तो उनको भी जो है वो दो कैटेगरी में बांटा गया है। यानी फिजिक्स के बारे में जो स्टडी करते हैं उन्हें तो हम बोल देते हैं कि भाई ये फिजिशियस है, यानी फिजिशियस यानी ये फिजिक्स के ऊपर पढ़ते हैं और फिजिक्स के बारे में जो है वो स्टडी करके हमें बताते हैं। तो इनकी भी जो है वो दो कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी वो होती है जो कि सिर्फ हमारे को थ्योरीज देते हैं, यानी हमें जो है वो किसी चीज के बारे में बता देते हैं और मुख्तलिफ चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, तो उन्हें जो है वो कहा जाता है थ्योरेटिकल फिजिशिस्ट। यानी वो जो है हमारे को किसी चीज को ऑब्जर्व करेंगे, जैसे कि एक मोशन कर रही है बॉल, तो उस बॉल के मोशन को ऑब्जर्व किया और हमें जो है वो मुख्तलिफ चीजें, मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज, मुख्तलिफ खसूसियात जो है उस बॉल की बता दी। तो इस तरह के जो साइंटिस्ट होते हैं इन्हें कहा जाता है थ्योरेटिकल फिजिशिस्ट। तो इन्हें क्या कहा जाता है? थ्योरेटिकल फिजिशिस्ट। अच्छा, अब वो साइंटिस्ट जो कि इस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी जो थ्योरी आई है हमारे पास कि बॉल किस तरह मोशन करती है और बॉल क्या होती है, तो ये जो है हमें किसने दिया? थ्योरेटिकल फिजिशिस्ट ने दिया। अब ये जो थ्योरी है इस पे जो स्टडी करेगा उसे जो है एक्सपेरिमेंटल फिजिशिस्ट कहा जाएगा। यानी अब वो बॉल के ऊपर मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट करेगा, मुख्तलिफ बॉल को जो है वो मोशन करा के देखेगा। अगर एक ही चीज बार बार रिपीट हो रही है तो फिर वो किसी कंक्लूजन यानी कोई नतीजा हमें देगा। तो इस तरह के साइंटिस्ट को कहा जाता है एक्सपेरिमेंटल फिजिशिस्ट, यानी जो कि एक्सपेरिमेंट करे और एक्सपेरिमेंट करके मैथमेटिकल फॉर्म दे, यानी फॉर्मूले बनाकर दे हमें, तो इसे जो है वो एक्सपेरिमेंटल फिजिशिस्ट कहा जाता है। तो आपने ये बात याद रखनी है कि फिजिक्स में जो है हमारे पास टोटल दो तरह के साइंटिस्ट होते हैं। एक होते हैं थ्योरेटिकल फिजिशिस्ट, यानी जो कि सिर्फ थ्योरी देते हैं और जो है वो चीजों को ऑब्जर्व करके थ्योरी दे देते हैं, और दूसरे होते हैं एक्सपेरिमेंटल फिजिशियस, यानी जो कि एक्सपेरिमेंट करके हमें मुख्तलिफ रिजल्ट देते हैं। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हमारे पास ब्रांचेस पर। अब फिजिक्स में जो है वो मुख्तलिफ ब्रांचेस हैं। अब फिजिक्स जो है वो खुद साइंस की ब्रांच है, लेकिन फिजिक्स के अंदर भी मुख्तलिफ ब्रांचेस होती हैं, यानी मुख्तलिफ चीजों को मुख्तलिफ जगह पर स्टडी करना, ये जो है वो हमारे पास ब्रांचेस में से तकसीम कर दिया जाता है। तो अब किस किस तरह की ब्रांचेस होती हैं और कौन सी ब्रांचेस में किस चीज को स्टडी किया जाता है, तो ये चीज जो है मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स की, यानी यहाँ पर आपको फिगर 1.1 देखें तो मैकेनिक्स में आपको नजर आ रहा होगा कि इसमें हम मोशन को स्टडी करते हैं। अब एक रोलर कोस्टर है, जब वो मूव करेगा तो मोशन करेगा, तो उसकी मोशन को हम स्टडी करते हैं, और उसके ऊपर जो ग्रेविटी लग रही होती है उसको भी हम स्टडी करते हैं। तो मैकेनिक्स जो है हमारे पास ऐसी ब्रांच है जिसमें जो है हम मोशन को स्टडी करते हैं और ग्रेविटेशन को, यानी जो ग्रेविटी अपनी तरफ चीजों को खींच रही है, इसको जो है हम इस ब्रांच के अंदर स्टडी करते हैं। तो बहुत सिंपल इसकी डेफिनेशन है, आपने दो चीजें याद रखनी है कि ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें जो है हम स्टडी को जो है वो जिसमें जो है हम मोशन को स्टडी करते हैं और जो ग्रेविटी अपनी तरफ चीजों को खींच रही होती है इसको स्टडी करते हैं। अब आपको यहाँ पर फिगर 1.1 में जो है वो रोलर कोस्टर की एग्जाम्पल दी हुई है जो कि आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, अब आ जाते हैं हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स भी जो है एक फिजिक्स की काफी बड़ी ब्रांच है और काफी जो है इसमें स्टडी जो है वो कराई जाती है अपर लेवल पर। तो थर्मोडायनेमिक्स में क्या होता है? देखिए, थर्मोडायनेमिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से जो है वो हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है और किस तरह से जो है वो मैकेनिकल वर्क जो है वो हीट एनर्जी की वजह से होता है। अब आपको यहां पर मैं एग्जाम्पल देता हूं, बात बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। अब आपके पास एक इंजन है जो गाड़ी में लगा हुआ है, तो गाड़ी में जब आप फ्यूल डालते हैं वो फ्यूल जलता है,
तो जलने से क्या पैदा होती है? हीट एनर्जी। और हीट एनर्जी के पैदा होने की वजह से पिस्टन जो है वो मूव करता है और गाड़ी जो है वो मोशन करने लगती है। तो आपने क्या किया? आपने जो है वो फ्यूल को जलाया यानी हीट पैदा की और हीट से जो है वो मोशन कराया। तो इस तरह के जो मोशन है और ये जो चीज है वो थर्मोडायनेमिक्स में आती है। तो थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमारे पास हीट एनर्जी जो है वो मैकेनिकल वर्क में किस तरह कन्वर्ट होती है। इसकी जो है वो बहुत सारी एग्जाम्पल होती हैं, हीट इंजन, कार्नोट इंजन, रेफ्रिजरेटर, और हमारे पास जो है वो पंप। तो और जो हमारे पास पंप है ये भी जो है वो थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। वो पंप जो कि प्रेशर की वजह से चलते हैं यानी जो कि भाप की वजह से चलते हैं, तो ये भी थर्मोडायनेमिक्स में आते हैं। तो मैकेनिकल वर्क होना हीट की वजह से ये जो है वो थर्मोडायनेमिक्स की ब्रांच में आता है। ठीक है, और ये फिजिक्स है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम क्या स्टडी करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी में जो है हम चार्जेस को स्टडी करते हैं। यानी जब चार्जेस मूव करते हैं यानी जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो इसके ऊपर डिटेल में स्टडी तो हमने आगे ही जाके करनी है। तो यहां पर सिर्फ ब्रांचेस के बारे में बताया जाएगा कि कौन सी ब्रांचेस में क्या स्टडी की जाती है। तो इलेक्ट्रिसिटी आपको पता है हमारे पास बहुत ही बेसिक जो है वो एक चीज है जिसके बगैर जो है वो मॉडर्न जिंदगी जो है वो नहीं गुजारी जा सकती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हम जो है वो अपने घरों में भी नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे पास फैन नहीं चलेंगे, जो पंखे लगे हुए हैं हमारे पास वो वर्क नहीं करेंगे, और जो हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, रेफ्रिजरेटर हो गया और हमारे पास जो मोटर हो गई पानी की, वो वर्क नहीं करेगी। तो अगर हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि हमारे घरों के आसपास तो कुएं भी मौजूद नहीं है, ना ही दरिया मौजूद है कि जहां से हम पानी ले आए जाकर। तो पानी जो है हमारे पास पंप के जरिए से आ रहा होता है, वाटर पंप के जरिए से, तो वो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो यहां पर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा बेसिक जो है हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा इसका किरदार है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिसिटी पे बात करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। पहले मैंने आपको बता दिया कि ये एक ब्रांच है साइंस की, जिसमें जो है आपको एक पोल नजर आ रहा होगा जो कि अक्सर आपने देखा होगा कि गांव में और शहर से दूर जो है ये मौजूद होते हैं। तो ये इसमें से जो है ये जो तार लगाए हुए होते हैं इसमें हमने इन पोलों में, इसमें से जो है वो चार्जेस मूव करते हैं। अब चार्जेस क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और अगर आपको चार्जेस निकालने हैं तो उसका एक फॉर्मूला होता है कि Q इज इक्वल टू NE, यानी E एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है वो E हो गया, और जितने भी इलेक्ट्रॉन है मल्टीप्लाई करा दें तो नंबर ऑफ चार्जेस, यानी आपके पास जो है वो चार्जेस आ जाते हैं। तो जब चार्जेस रेस्ट में हो तो कोई भी करंट पैदा नहीं होता, और जब मोशन कर रहा हो तो करंट पैदा होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में हम जो है वो चार्जेस के ऊपर स्टडी करते हैं कि चार्जेस रेस्ट में है तो किस तरह का फिनोमिना होगा, यानी किस तरह से बिहेव करेगा। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो किस तरह से बिहेव करेगा। तो ये जो है हम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। अब मैग्नेटिज्म देख लेते हैं। आप जो है वो देख सकते हैं फिगर 1.4 जिसमें जो है वो मैग्नेटिज्म दिखाया जा रहा है। तो मैग्नेटिज्म क्या होता है कि मैग्नेट जो है, मैग्नेट किस तरह से बिहेव करता है और क्या क्या इसकी खसूसियात होती है, तो ये जो है वो मैग्नेटिज्म में आ जाता है। तो मैग्नेटिज्म भी जो है वो एक ब्रांच है फिजिक्स की जिसमें जो है हम मैग्नेट के बारे में स्टडी करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है हमारे पास, मैग्नेटिज्म इज द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स। तो मुख्तलिफ मटेरियल्स के पास मुख्तलिफ जो है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं। अब मैं यहाँ पर आपको एक बात बताता हूँ कि मैग्नेट के जरिए से भी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को पैदा किया जा सकता है। यानी अगर आपके पास एक मैग्नेट है तो आप उससे भी इलेक्ट्रिसिटी को पैदा कर सकते हैं। एक मैग्नेट को जो है वो किसी कॉइल के पास ले जाएं और उस मैग्नेट को बार बार हिलाते रहें। तो जब आप उस मैग्नेट को हिलाते रहेंगे तो फ्लक्स में चेंज आता रहेगा। फ्लक्स में चेंज आने की वजह से जो है करंट पैदा होता रहेगा। तो ये जो है वो आपको आगे के लेवल पे स्टडी कराई जाएगी। तो अगर आपको ये सवाल आए एमसीक्यूज में कि मैग्नेट से करंट पैदा किया जा सकता है या नहीं, तो आपने जो है वो लगाना है हाँ, तो मैग्नेट से भी करंट पैदा हो सकता है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एक बच्चे ने अपने हाथ के ऊपर मैग्नेट रखा हुआ है और नीचे जो है वो पिंस रखी हुई है, यानी जो पिंस पेपर होल्ड करने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो पिंस रखी हुई है। तो मैग्नेटिज्म की वजह से यानी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो पिंस है वो अपनी तरफ मैग्नेट ने खींच ली हैं। हाथ के बीच में होने की वजह से वो मैग्नेट से तो चिपक नहीं पा रही लेकिन हाथ से चिपक गई है। तो यही जो है मैग्नेटिज्म में आपको पढ़ाया जाएगा कि मैग्नेट की क्या क्या खसूसियत होती है। अब आपके पास जो एक और ब्रांच है फिजिक्स की वो है एटॉमिक फिजिक्स। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया, इसमें जो है हम एटम के पर स्टडी करते हैं।
यानी एटम के अंदर जो मोशन हो रहे होते हैं उसको स्टडी करते हैं, इलेक्ट्रॉन की मोशन को स्टडी करते हैं, और जो किसी एक एटम की खसूसियत होती है उसको हम स्टडी करते हैं। तो हमारे पास जो है वो मुख्तलिफ एटम्स होते हैं और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं और न्यूक्लियस होता है बीच में, और न्यूक्लियस में जो है वो न्यूट्रॉन प्रोटॉन मौजूद होते हैं। तो ये बात आप याद रखिएगा कि न्यूट्रॉन पे जो है वो कोई चार्ज नहीं होता, और जो चार्ज इलेक्ट्रॉन पे होता है वही चार्ज प्रोटॉन पे होता है। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे सेम चार्ज होता है और वो होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19 माइनस 19। तो ये आप जो है वो याद रखिएगा। तो एटम के बारे में कौन सी ब्रांच में स्टडी की जाती है? एटॉमिक फिजिक्स में। और खसूसियत और कंपोजिशन किस तरह से बने हुआ होता है एटम, इस सब को जो है हम एटॉमिक फिजिक्स में पढ़ लेते हैं। अब आ जाते हैं ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स में जो है हम लाइट के ऊपर स्टडी करते हैं। यानी आपने लाइट देखी है, लाइट जो है हमारे पास वेव भी है और एक जो है वो पार्टिकल भी है। यानी इसमें जो है वो डुअल नेचर होता है लाइट के पास। ये चीज आप याद रखिएगा कि ये सवाल आ सकता है कि लाइट के पास डुअल नेचर होती है या नहीं, या लाइट के पास वेव नेचर होती है या पार्टिकल नेचर। तो लाइट के पास जो है वो डुअल नेचर होती है, वेव नेचर भी होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है। वेव नेचर की वजह से जो है ये रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस करती है, और पार्टिकल नेचर की वजह से ये जो है वो पेयर प्रोडक्शन और जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो करती है। तो हमारे पास लाइट के पास जो है वो दो जो है वो नेचर होती है। तो लाइट के ऊपर स्टडी करना, लाइट की प्रॉपर्टीज, और जो इंस्ट्रूमेंट जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो लाइट से बनने वाले, जो लाइट के लिए इंस्ट्रूमेंट बनते हैं उनको स्टडी करना, ये जो है वो ऑप्टिक्स में आता है। अच्छा, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किस तरह के होते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यानी जो हमारे पास नजरी इंस्ट्रूमेंट, यानी जिन इंस्ट्रूमेंट को हम लाइट को देखने के लिए या मुख्तलिफ चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, और गिलास भी जिसमें आ जाता है। अच्छा, अब हमारे पास है साउंड। तो साउंड आपको पता है, साउंड जो है ये भी एक ब्रांच है फिजिक्स की। अब इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? इसमें जो है हम साउंड जो है हमारे पास उसको स्टडी कर लेते हैं। अब साउंड भी जो है वो वेव्स होती हैं, यानी साउंड जो है वो वेव्स होता है, एक वेव से जो ट्रेवल कर रहा होता है। तो साउंड की प्रॉपर्टीज, खसूसियात, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन, क्या क्या इस्तेमाल होता है साउंड का, ये हम पढ़ते हैं। और इसकी वेव जो होती है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, यानी जो साउंड वेव होती है वो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है। ये बात आप याद रखिएगा। और साउंड किस तरह से पैदा होता है, इसकी प्रोडक्शन को भी जो है हम इसी साउंड की ब्रांच में स्टडी करते हैं, जो कि फिजिक्स की एक ब्रांच है। न्यूक्लियर फिजिक्स। तो अक्सर आपने जो है वो सुना होगा न्यूक्लियर बॉम्ब। तो न्यूक्लियर क्या होता है? हमारे पास जो है ये एक बहुत ही बेसिक चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, जिसको जो है हम इस्तेमाल करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को भी बनाते हैं, और जो है मुल्क के दिफा के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इन तमाम चीजों के बारे में जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ा जाता है। यानी एटम का जो न्यूक्लियाई होता है उसके ऊपर स्टडी करना, ये जो है हम न्यूक्लियर स्टडी में करते हैं, न्यूक्लियर फिजिक्स में इसकी स्टडी करते हैं। तो न्यूक्लियर, आपको पता है न्यूक्लियस कहां पर होता है? एटम के बीच में जो है ये मौजूद होता है। तो ये न्यूक्लियर किस तरह से बिहेव करता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह ये बनता है, तो इसे हम न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टडी करते हैं। बहुत ही इजी करके आपको समझा रहा हूं, समझने में कोई भी मुश्किल आपको पैदा नहीं हो रही होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो या कुछ रह रहा हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट, एक और जो आपके पास फिजिक्स की ब्रांच है वो है पार्टिकल फिजिक्स। तो पार्टिकल फिजिक्स क्या होती है? पार्टिकल फिजिक्स जो है हमारे पास पार्टिकल से रिलेट करती है। यानी एटम जो है, मैटर जो है, यानी कोई भी चीज जो है वो मुख्तलिफ पार्टिकल से मिलके बनती है। यानी कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो सिंगल पार्टिकल से मिलके बनी हो। अगर आपके पास एक पेन है तो इसमें भी जो है वो कई लाखों हजारों जो है वो पार्टिकल्स मौजूद हैं। सही है, कई मिलियंस, कई बहुत बड़ी तादाद में जो है वो पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। अगर आपके पास एक ग्लास है तो उसमें भी कहीं बहुत ज्यादा तादाद में जो है वो पार्टिकल्स, मिलियंस तादाद में पार्टिकल्स मौजूद होते हैं। तो उन पार्टिकल्स के बारे में स्टडी करना, और एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से किस तरह से जो है वो ताल्लुक रखता है और किस तरह से जो है उनका आपस में रिएक्शन, किस तरह से वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो इन चीजों को हम कहाँ पढ़ते हैं? पार्टिकल फिजिक्स में पढ़ते हैं। अच्छा, एस्ट्रोफिजिक्स। तो एस्ट्रोफिजिक्स जो है ये भी हमारे पास जो है एक ब्रांच है साइंस की।
तो स्टूडेंट एस्ट्रो से जैसा कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो है वो स्पेस से रिलेट करता है। यानी हम जो है वो जो फिजिक्स के हमारे पास लॉ हैं जैसे कि न्यूटन्स के लॉ हो गए और न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इनकी मदद से जो हम स्पेस में मौजूद चीजों को स्टडी करते हैं तो इसे जो है ये सब चीजें जो है वो एस्ट्रोफिजिक्स में आती हैं। यानी आपको पता है कि इंसान जो है वो अल्लाह ताला ने उसको इतनी सलाहियत दी है कि वो स्पेस में जो चीजें मौजूद हैं यानी जहां पर वो आज तक नहीं जा सका वो उनके बारे में भी स्टडी कर रहा है। तो ये सब किस में करते हैं, हम एस्ट्रोफिजिक्स में करते हैं। बहुत सीधा करके बहुत सिंपल करके जो है मैं आपको समझा रहा हूं ताकि आपको समझने में जो है वो मुश्किल ना हो। अच्छा, प्लाज्मा फिजिक्स। तो प्लाज्मा फिजिक्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो है वो कोई मैटर होता है, अगर उस मैटर में से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकल जाए, यानी हमारे पास इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि एटम में मौजूद होते हैं और एटम से जो है वो इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन से एटम निकल जाए तो कोई भी एटम जो है वो आयोनाइज्ड हो जाता है और उसके अंदर होल पैदा हो जाता है और उसके अंदर जो है वो अट्रैक्शन की फोर्स पैदा हो जाती है और वो दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो इस बारे में जो स्टडी करते हैं वो हम प्लाज्मा फिजिक्स में करते हैं। और इसमें जैसा कि आप लिखा हुआ है कि द स्टडी ऑफ आयोनाइज्ड स्टेट्स ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज इज नोन एज प्लाज्मा फिजिक्स। तो एटम का निकलना इलेक्ट्रॉन से और किस तरह उस पर फिर मैटर पे असर पड़ता है, तो इस बारे में जो है हम प्लाज्मा फिजिक्स में स्टडी करते हैं। अब जो है हमारे पास आखिरी ब्रांच है फिजिक्स की, यानी ऐसा नहीं है कि ये वाकई आखिरी ब्रांच है, सिर्फ यहां पर आपको बुक में ये यहां तक दी हुई है ब्रांचेस। तो इसमें फिजिक्स में और भी ब्रांचेस है, तो ये नहीं है कि यहां पर फिजिक्स की ब्रांचेस खत्म हो गई, आगे भी जो है वो फिजिक्स में और ब्रांचेस होती है लेकिन आपको सिर्फ यहीं तक पढ़ाया जा रहा है। तो अब जो है आपके पास है जियो फिजिक्स, बहुत ही आसान ब्रांच है फिजिक्स की। इसमें जो है हम अर्थ के ऊपर स्टडी करते हैं। अब अर्थ के अंदर यानी इंटरनल जो चीजें मौजूद है ना, अर्थ के सारी चीजें जो है वो अर्थ के अंदर भी मौजूद है जिसके ऊपर स्टडी की जाती है। तो इस ब्रांच में हम क्या करते हैं, सिंपल डेफिनेशन है कि अर्थ की इंटरनल स्ट्रक्चर यानी जो अर्थ में जो इंटरनल चीजें मौजूद है, अंदर जो चीजें मौजूद है उसके ऊपर स्टडी करते हैं। अच्छा, एक बात आपने याद रखनी है कि फिजिक्स में हम लिविंग थिंग पर स्टडी नहीं करते, नॉन लिविंग थिंग्स पर स्टडी करते हैं। जैसे कोई मोशन हो रहा है तो लिविंग थिंग तो नहीं है, एक नॉन लिविंग थिंग है, फिजिकल चीज है लेकिन नॉन लिविंग थिंग है। एनर्जी एक लिविंग थिंग तो नहीं होती, नॉन लिविंग थिंग होती है। और मोशन और मुख्तलिफ चीजें जो ग्रेविटी ये भी एक नॉन लिविंग थिंग है। तो फिजिक्स में हम नॉन लिविंग थिंग पे स्टडी करते हैं। अगर आपको ये एमसीक्यूज आ जाए कि फिजिक्स में लिविंग थिंग पे स्टडी की जाती है या नॉन लिविंग थिंग पे, तो आपने लगाना है कि फिजिक्स में नॉन लिविंग थिंग्स पे स्टडी की जाती है। अच्छा, तो यहां पर आपको मुख्तलिफ फिगर दिए हुए हैं जिसमें जो है वो आपको ब्रांचेस जो पढ़ाई पीछे मैंने उसी को नीचे शो किया जा रहा है। अब जो है हमारा आखिरी टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। तो देखें, इसमें जो है वो बिल्कुल सिंपल बात बताई जा रही है कि ये जो फिजिक्स है हमारे पास ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी सोशल लाइफ में और हमारी टेक्नोलॉजिकल लाइफ में। यानी जो इंडस्ट्रीज चल रही हैं उसमें बहुत ही ज्यादा जो है वो फिजिक्स का जो है वो दखल अंदाज है। अगर फिजिक्स के लॉज को हटा दिया जाए और फिजिक्स में जो डिस्कवरीज है वो हटा दिया जाए तो इंडस्ट्रीज जो है वो नहीं चल सकेंगी। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास मोबाइल है, अब मैं जो है वो हमारे पास जो इलेक्ट्रिसिटी का जो फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है इसको हटा दूं, यानी अगर हम 1 मिनट को ले लेके हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी कॉन्सेप्ट ना हो जैसे कि फिजिक्स हमें देती है, तो मोबाइल जो है वो वर्क ही नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास ना इलेक्ट्रिसिटी होगी, ना ही मोबाइल चार्ज होगा, ना ही वर्क करेगा। अब अगर इलेक्ट्रिसिटी ही खत्म हो गई दुनिया से, इसका कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया दुनिया से, तो कोई भी फिर मशीन वर्क नहीं करेगी, ना ही जो ये बड़ी बड़ी मशीनें लगाई हुई हैं, बड़े बड़े पंप्स और ये बड़े बड़े इंजन जो लगे हुए हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, जनरेटर, तो ये भी जो है वो काम नहीं करेंगे। तो हमारे पास जो जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है या किसी भी चीज से इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है, अगर ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट है, ये चार्जेस का कॉन्सेप्ट है, ये हमारे पास नहीं होता तो हमारी जो लाइफ है वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाती और हम जो है ये जो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, मोबाइल, लैपटॉप, टेलीविजन, टीवी, तो ये इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो ये जो फिजिक्स है इसने हमें बहुत सारी टेक्नोलॉजीज दी है और ग्रेविटी की मदद से भी हमें बहुत सारी चीजों को समझने में जो है वो मदद मिली है। तो ये जो है हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा रिलेट करती है फिजिक्स। तो फिजिक्स के जो लॉस हैं वो हमारी जिंदगी से बहुत ज्यादा जो है वो रिलेट करते हैं। अब फिजिक्स में फॉर एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि एक लॉ हमारे पास जो है फ्रिक्शन का जो है कॉन्सेप्ट मौजूद है। अगर फ्रिक्शन का जो है वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाए, यानी फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट हमें नहीं पता होता,
तो जब गाड़ियां रोडों पे चलती तो वहां पर आग लग जाती। अब आग कैसे लगती? क्योंकि हम टायरों का इस्तेमाल नहीं करते, हम जो है वो डायरेक्ट मेटल का इस्तेमाल करते हैं। मेटल है तो पंचर भी नहीं होगा, पंचर लगवाने का खर्चा भी बच जाएगा। लेकिन जब मेटल रोड पे घिसता, रोल नहीं होता, मतलब गोल नहीं होता, एक चकोर होता, और मेटल रोड पे घिसता तो आग लग जाती, वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता। तो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट से हमें समझने के फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट के होने से हमें ये समझने में मदद मिली कि अगर कोई चीज रोल करेगी यानी घूमेगी तो कम फ्रिक्शन होगी स्लाइड के मुकाबले में, और जितना कम कांटेक्ट में रहेगी जमीन से उतनी ही कम जो है वो फ्रिक्शन होगी। तो जब भी दो चीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं तो फ्रिक्शन होती है। तो यहीं पर जो है हमें ये कॉन्सेप्ट दिया जा रहा था। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं यहां तक जो है वो आपको अच्छी तरह से फिजिक्स के बारे में समझ में आ गया होगा। तो मैंने कोशिश की यहां तक कि आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन दूं, अच्छी तरह से चीजें समझाऊं। तो इंग्लिश में जो है वो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने इंग्लिश को ही पूरी तरह एक्सप्लेन किया। जो इंग्लिश में बातें बताई जा रही थी उसी को जो है वो पूरी तरह एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो आप जो है मुझे जरूर फीडबैक दीजिएगा कि किस तरह से आपको लेक्चर समझ में आया और आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ लेक्चर से। और जो बेहतरी होगी वो भी आप मुझे बताइएगा, ताकि कोई बेहतरी की चीज हो तो मैं जो है वो बेहतरी करके अच्छी तरह से और अच्छी तरह आपको लेक्चर प्रोवाइड कर सकूं। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इंग्लिश के नोट्स जो है मैंने बना लिए हैं, पूरी बुक के नोट्स हैं, यानी क्लास 9 न्यू इंग्लिश बुक के पूरे नोट्स मैंने प्रिपेयर कर लिए। तमाम यूनिट तमाम एक्सरसाइज के हैं, उसी से पेपर आएगा, तो बहुत आसानी हो जाएगी आपको तैयारी के लिए। तो अगर आपको चाहिए हो तो व्हाट्सएप नंबर दिया है, कांटेक्ट करिएगा, इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। उम्मीद करता हूं आपको लेक्चर समझ में आया होगा। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।